Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे मैं कमल गुर्जर फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जितना बड़ा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अपने प्यार को ऐसे बनाए रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके आप हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन राजस्थान जीके को प्रॉपरली कर रहे थे और राजस्थान जीके में अपने जो पिछली क्लासों में पढ़ा था वो चौहान वंश पढ़ा था। चौहान वंश में अपन ने पढ़ लिया था अजमेर का चौहान वंश, उसके बाद अपन ने पढ़ा रणथंभौर का चौहान और आज एक शाखा थी चौहानों की जिसे बोलते हैं जालोर के चौहान वंश। बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बन के आते हैं। जालोर का चौहान वंश बहुत गजब टॉपिक है। देखो यहां एक जगह पड़ती थी जिसे बोलते थे नाडोल। यहां जगह पड़ती थी नाडोल। गुरुजी नाडोल कहां पड़ता है? तो ये नाडोल पड़ता था पाली में और इस नाडोल पर भी चौहान वंशों ने क्या किया है? राज। तो आप उनको बोल सकते हैं नाडोल के चौहान वंश। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक था ना, वो था लक्ष्मण। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक था लक्ष्मण और इसी लक्ष्मण के वंशजों ने या कुल 7 राजाओं ने नाडोल पर क्या किया? अधिकार। थोड़ी थोड़ी बात जालोर की देखो, कई किताबड़ी तो क्या लिखा है कि जाड़ का पेड़ सर्वाधिक होने के खातर या जाड़ के पेड़ सर्वाधिक होने के कारण है ना, इसे क्या बोलने लगे? जालोर। जैसे बांस के पेड़ सर्वाधिक होने के कारण क्या कहलाया? बांसवाड़ा। पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पाली क्या कहलाया? पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पाली कहलाया। तो ऐसा हो सकता है कि जालोर के पेड़ सर्वाधिक होने के कारण ये क्या कहलाया होगा? जालोर। अपन को है ना एक शिलालेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख, उस बिजोलिया शिलालेख में ना इस जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर। इसका नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। गुरुजी जाबालीपुर क्या मिलता है, क्यों मिलता है? तो बताते हैं कि ऋषि था जिसका नाम था जाबाली ऋषि और उस जाबाली ऋषि की है ना जालोर थी तपोभूमि। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे क्या बोलने लगे? जालोर। हो सकता है जाड़ के पेड़ सर्वाधिक होने के कारण बोला गया होगा, हो सकता है जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण से क्या बोला गया होगा? जालोर। देखो यहां लक्ष्मण की वंशजों में एक शासक हुआ जिसका नाम था अल्हण। लक्ष्मण इनके वंशजों में एक शासक हुआ जिसका नाम था अल्हण। अल्हण का एक पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा शासक हुआ। अल्हण का पुत्र कीर्तिपाल क्या करता है? अपने आ जाता है जालोर में और जालोर में कीर्तिपाल आया 1181 में और यहां आकर के चौहान वंश की क्या कर देता है? स्थापना। अब देखो गुरुजी आपसे पूछे कि जालोर की जो चौहान शाखा है ये कहां से निकल के आई थी? नाडोल से। ये पूछा गया है कि जालोर के चौहान वंश की शाखा थी कहां से निकल के आई थी? नाडोल से। नाडोल से लेके कौन आया था? कीर्तिपाल। किसका पुत्र था? अल्हण का। 1181 में आया और जालोर में आकर चौहान वंश की क्या कर दी इसने? स्थापना। जो जालोर में चौहान वंश की स्थापना कर दी, इसीलिए जालोर के चौहान वंश का बोलते हैं इसको संस्थापक। आपसे पूछे कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। आपसे पूछे कि इसे बोलते हैं जालोर में चौहान वंश का आदि पुरुष, इसे बोलते हैं मूल पुरुष। थोड़ा सा याद रख लेना, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था जिसका नाम था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल का जो पिता था जिसका नाम था अल्हण और ये कीर्तिपाल 1181 में जालोर में गया और जालोर में जाकर इसने चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना। इसीलिए कीर्तिपाल को है ना जालोर के चौहान वंश का बोलते हैं संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष और जालोर को ये अपनी क्या बना लेता है? राजधानी। देखो एक इतिहासकार को नाम सुनोगे थारो जिन्हें बोले मोहेनोत नैन सिंह। ये मोहेनोत नैन सिंह है ना मारवाड़ में राठौड़ों के दरबार में रहा करता था। पता नहीं कौन सी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि मोहेनोत नैन सिंह निम्न में से कौन से वंश के दरबार में था? तो ये था राठौड़ों के दरबार में और राठौड़ों ने राज किया है मारवाड़ पर। तो मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह। उस जसवंत सिंह के दरबार में रहा करता था मोहेनोत
नैणसी। मोहेणोत नैणसी है ना, एक तो नाम बताओ कीर्तिपाल को सोट नाम कित्तू, जो पूछोड़ो है कि मोहेणोत नैणसी ने कीर्तिपाल का नाम क्या बताया है, कित्तू। और मोहेणोत नैणसी है ना, कीर्तिपाल को एक उपाधि देता है, तो उपाधि है कित्तू एक महान राजा, या तो बहुत ही बार पूछ ली रे टाबरो, कित्तू एक महान राजा की उपाधि किसके पास थी, कीर्तिपाल के पास, जो जालोर वंश के चौहान वंश का क्या था, संस्थापक। देखो ये किसके द्वारा दी गई थी, मोहेणोत नैणसी के द्वारा। दो बातें याद रखनी कीर्तिपाल की, जालोर में चौहान वंश की कर दी स्थापना, और इसके पास एक उपाधि थी कि तू एक महान राजा, जो किसके द्वारा दी गई है, मोहेणोत नैणसी के द्वारा। अब छोटी छोटी बातें और देखो दो चार, वो क्या, कीर्तिपाल के पास यहाँ का एक शासक प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था कानड़ देव, बहुत गजब का शासक हुआ। पढ़ना भी कानड़ देव ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सर्वाधिक किससे पूछे जाते हैं, कानड़ देव से। तो देखो कानड़ देव से या कानड़ देव के काल में क्या घटना घटी, वो देखो। जब अपने जालोर का शासक था कानड़ देव, तो उस समय दिल्ली का शासक था या दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं यहां बसा देता हूं जालोर, और जालोर के चौहान कहलाते थे सोनगरा चौहान। गुरुजी सोनगरा चौहान जालोर के क्यों कहलाते थे, तो जालोर के किले को बोलते हैं स्वर्णगिरी, और स्वर्णगिरी बोलने के कारण जालोर के चौहान वंश को क्या बोलने लगे, सोनगरा चौहान। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि जालोर के चौहानों को कौन से चौहान बोलते थे, सोनगरा चौहान। यहां का एक शासक बन गया जिसका नाम था कानड़ देव, बहुत गजब का शासक है कानड़ देव। सुनो, कानड़ देव की जानकारी के बारे में ना अपन को मोस्टली 4 स्रोत मिलते हैं। पहला जो स्रोत मिलता है ना, तो इसका एक ग्रंथ है जिसे बोलते हैं कानड़ देव प्रबंध। ये ग्रंथ पूछा गया कानड़ देव प्रबंध। गुरुजी एक तो स्रोत मिलता है अपन को कानड़ देव प्रबंध, इसकी जानकारी का है ना, जो अपन को दूसरा स्रोत मिलता है वो मिलता है वीरमदेव सोनगरारी वात। ये ग्रंथ आपको सारे याद रखने हैं। एक तो जानकारी का स्रोत मिलता है कानड़ देव प्रबंध, एक मिलता है वीरमदेव सोनगरारी वात। ये किसकी जानकारी में मिलते हैं, कानड़ देव की जानकारी में। ये जो दोनों ग्रंथ है ना, ये लिखे गए हैं पद्मनाभ के द्वारा। आपसे पूछे कि दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, पद्मनाभ के द्वारा। थोड़ा सा याद रख लेना, कानड़ देव प्रबंध भी लिखे हुए है पद्मनाभ के द्वारा, और वीरमदेव सोनगरारी वात भी लिखी हुई है किसके द्वारा, पद्मनाभ के द्वारा। एक ही की जानकारी को स्रोत मिले ना, वो मिले एक इतिहासकार जिन्हें बोले फरिश्ता, और एक इतिहासकार इसकी जानकारी का जो स्रोत देता है अपन को, वो देता है मोहेणोत नैणसी। कानड़ देव प्रबंध की जानकारी के अपन को 4 स्रोत मिलते हैं मोस्टली। एक मिलता है कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। एक मिलता है वीरमदेव सोनगरारी वात, ये भी पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। एक मिलता है फरिश्ता के अनुसार, एक मिलता है मोहेणोत नैणसी के अनुसार। देखो क्या मिलता है वो सुनो। बताते हैं कि जालोर का शासक जब कानड़ देव था, तो यहां जगह पड़ती थी दिल्ली, और इसी समय दिल्ली का शासक बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे बोल सकते हैं एके। बहुत तगड़ा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैंने मोस्टली बातें बताई थी। वो देखो क्या, 2 ग्रंथ हैं कानड़ देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी वात। आम तो मिले कि अलाउद्दीन खिलजी के क्यों जालोर पर आक्रमण है, तो आक्रमण को पहलू कारण है ना पद्मनाभ के बतावे कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना है ना, बस सेना जा रही गुजरात पर, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां जा रही थी, गुजरात पर, या गुजरात पर आक्रमण करने। तो बीच में क्या पड़ता था, जालोर में आई ना, तो जालोर को शासक बोले कानड़ देव, तो कानड़ देव मना कर दियो जालोर में जाबा भाई ना जालोर में ना जान दो। गुरुजी क्यों, कौन जान दे, तो बहुत बार क्या होता था कि सेना आक्रमण करने जाती थी ना, तो उसके पास घोड़े ऊंट वगैरह सैनिक हुआ करते थे, पैदल ही जाते थे, फसल वसल का नुकसान हो जाता। जैसे वर्तमान में चीन आक्रमण करने जाए पाकिस्तान पर, तो सबसे पहले उसको आना पड़ेगा अपने जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग, मतलब जम्मू कश्मीर के पास। तो अपन जाने दे तो जाने दे, नहीं भी जाने दे। तो पहला आक्रमण का जो कारण है ना,
वो कारण मिलता है कानड़देव प्रबंध में, पद्मनाभ लिखता है, वीरमदेव सोनग्राही वाद में पद्मनाभ लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ना दिल्ली से जा रही थी गुजरात आक्रमण करने, बीच में पड़ता था जालोर, तो जालोर को शासक कानड़देव मना कर दियो कि ना भाई मैं कौन जान दूं। तो बताते हैं कि इनकी सेना इधर आधी सेना नीचे से होके गुजर गई, आधी सेना ऊपर से होके गुजर गई, कहां पहुंच गई? गुजरात पहुंच गई। गुजरात में लूटपाट किया और वापस जब है ना जालोर के पास या जालोर की सीमा पर आई ना, तो कानड़देव का दो सेनापति, एक को नाम बतावा है जित्ता और दूसरे का नाम बताता है देवड़ा। बताते कि इस बात का पता कानड़देव को चला, तो कानड़देव ने है ना अपने दो सेनापति जेठा व देवड़ा के नेतृत्व में जो यहां से आई हुई थी सेना, उस सेना पर आक्रमण करवा दिया। बताते कि धनवन को लूट लिया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मारा पीटा और सेना अपनी जान बचाकर किसके पास चली गई? अलाउद्दीन खिलजी के पास। जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि हमारे साथ तो ये घटना घट गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बात का बुरा मानकर जालोर पर क्या कर दिया? आक्रमण। आ बात कौन लिखे? तो आ बात लिखे पद्मनाभ दोनों ग्रंथों में, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही वाद में। अब देखो एक इतिहासकार है फरिश्तो, वो फरिश्तो न्यारी राम खानी गावे। बात देखो क्या बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति जी को नाम हो एन उल मुल्क मुल्तानी, नाम बड़ो तगड़ो है, एन उल मुल्क मुल्तानी, थोड़ा सा याद रख लेना, उसे मुल्तानी मुल्तानी बोलते हैं इसको। तो फरिश्ता क्या लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, तो एन उल मुल्क मुल्तानी आक्रमण करने आया जालोर पर, आक्रमण करने आया जालोर पर। तो बताते हैं कि जालोर पर आक्रमण करने आ गया, तो इन दोनों के बीच में ना अलाउद्दीन खिलजी व एन उल मुल्तानी के बीच 1305 में हो गई थी संधि। ऐसी बात कौन लिखता है? फरिश्ता। फरिश्ता के लिखे एन उल मुल्तानी आक्रमण करने आया जालोर पर, तो कानड़देव व मुल्तानी के बीच में 1305 में हो गई संधि। संधि हुई ना, तो कानड़देव संधि के पश्चात चला गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। बताते हैं किसी संधि के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच गया कानड़देव। तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठा हुआ था कानड़देव, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलो कि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं बचा जो मेरी टक्कर ले सके। ये बात ने कौन सुनी? कानड़देव। कानड़देव बोलियो बुरी बात बोल रहा तू, 1 करोड़ बोलिए, भारत में कोई राजा नहीं बचा जो मेरी टक्कर ले सके। कानड़देव फिर बोले, एक बार और बोल। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर बोला कि भारत में कोई राजा नहीं बचा जो मेरी टक्कर ले सके। और जालोर देव ने ललकार दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े, भूले नहीं, और यदि तेरी हिम्मत हो तो आ जाना अपने जालोर में। एक नदी पड़ती है सुकड़ी नदी, और इस सुकड़ी नदी के किनारे आना ना, सुखा दूंगा। वैसे जालोर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? सुकड़ी नदी के किनारे। तो कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में धमका दियो, दरबार में बोला चाली वही, और कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी को ललकार करके कहां आ गया? जालोर। और इस बात का बुरा अलाउद्दीन खिलजी माना, और मानकर उसने जालोर पर क्या कर दिया? आक्रमण। गुरुजिया बात कत्ती साची है, तो ते सोच सको कि कोई अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसे धमका करके ललकार करके वहां से वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बस आप थोड़ा सा याद रख लेना कि आक्रमण का कारण फरिश्ता क्या बताता है, वो समझा दिया मैंने। अब देखो मोहनोत नैणसी एक अलग ही खता गाता है, वो देखो क्या, वो सुनो कि इन दोनों के बीच में, कानड़देव और मुल्तानी के बीच में संधि हो गई, और इस संधि होने के पश्चात कानड़देव ना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, और दोनों दरबार में आते जाते रहते थे। अब देखो बताते कि इस कानड़देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव, और इधर अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री जिसका नाम था फिरोजा। ऐसी बात कौन बताता है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी के लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी संधि कर लेता है कानड़देव के साथ,
और कानड़देव कभी कभी उसके दरबार में जाता, उसके साथ उसका पुत्र वीरमदेव भी जाता, और वीरमदेव जाता तो उसे कौन देखती? फिरोजा। मोहनोत नैन से क्या लगता है कि एक बार वीरमदेव है ना तैयारी खातर, मान लो पुलिस की तैयारी करने खातर गए दिल्ली में। बताते हैं कि वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया हुआ था। तो ये वीरमदेव ना बड़ा हष्ट-पुष्ट बताते थे, बहुत स्मार्ट बंदा था, राजकुमार था। तो ये मतलब दिल्ली का जो दरबार था ना उसमें 5-7 योद्धा लड़ रहे थे। तो ये गया हुआ था वीरमदेव, उनको देख रहा था वीरमदेव। तो बताते कि वीरमदेव है ना उन 5-7 योद्धाओं के बीच में गया और जाकर के बोलता है कि आप सभी है ना मेरे से लड़ाई करो, मतलब मैं अकेला हूं और तुम 5-7 जने जितने भी हो मेरे से लड़ो। बताते हैं कि वीरमदेव उन सभी से लड़ता है और उन सभी लड़ता हुआ ना फिरोजा देखती है उसको, वीरमदेव को। तो वीरमदेव ने उसको सबको उठा के फेंक दिया। इस सीन को कौन देखती है? फिरोजा। फिरोजा ने देखा कि ये कौन आया हुआ है दरबार में, तो उसने जानकारी वानकारी की। तो बताते कि जालोर के शासक कानड़देव का पुत्र है वीरमदेव। अब फिरोजा को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या दिखाई दे? वीरमदेव। 2-4-5 दिन दरबार में रहा। फिरोजा ने प्रपोज मार दिया वीरमदेव को। वीरमदेव ने मना कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी देख लेंगे। तो बताते हैं कि वीरमदेव ने मना किया फिरोजा को। तो फिरोजा सीधी गई अलाउद्दीन खिलजी के और जाकर बोली पापा मुझे तो क्या चाहिए? वीरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी भी फिरोजा को समझायो बेटा अपन दिल्ली के सुल्तान है, वो एक छोटी सी रियासत का शासक है, क्यों तो उसके चक्कर में पागल हो रही है, कोई अपने समाज में देख ले, कोई अच्छा सा लड़का कर ले। बोले मुझे तो क्या चाहिए? वीरमदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी के करो वीरमदेव ने अपने पास में बुलायो और बोलो कि बेटा तुम्हारा तक बता दिए कि तेरा गला खातर हार चाहिए कि तलवार चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव बोले कि सब मतलब समझो को नहीं के बात है, सच्ची सच्ची बोलो। बोले मेरी बेटी फिरोजा तेरे सागे ब्याह करना चाहे। एक ही बात अलाउद्दीन खिलजी बोले वीरमदेव ने। बता के वीरमदेव बोले सोच समझ के बता दूंगा। और सुबह ही रात को ही मैसेज आ गया टिकट में 10% ऑफ। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से अपनी टिकट बनवाई, कहां आ गया? जालोर। सुबह हुई तो फिरोजा बेरो लगियो कि जालोर चला गया वो तो। और बताते हैं कि फिरोजा वहां से पागल होकर के अपने गाजे बाजे के साथ रवाना हुई और रवाना होकर के जालोर में आ गई कानड़देव के दरबार में। कानड़देव के दरबार में आई तो बताते कि कानड़देव के सामने पेश हुई। तो फिरोजा बोली कि मैं ब्याह करना चाहूं। तो फिरोजा ने कानड़देव बोले रे मेरे सागे, बुढ़ापा में बोले तेरे सागे नहीं, तेरा बेटा के सागे करना चाहूं। तो वीरमदेव ने बुलायो कानड़देव और फिरोजा ने पूछो कि भाई दिल्ली से भाई आईडी बोल के बात है। बोले पापा ये ब्याह करने खातर के मैं कौन करूं, अपनी समाज में देख ले कोई यार, पता नहीं आगे कोई दो खून तीसरा पता नहीं कैसा कोई जामे, मैं नहीं करूं इससे ब्याह। बताते कि फिरोजा इससे नाराज होकर के और अलाउद्दीन खिलजी के पास चली गई और जाकर के बोलती है सिर्फ और सिर्फ मुझे जिंदा या मुर्दा क्या चाहिए? वीरमदेव। बताते कि अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा से मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं जिंदा या मुर्दा वीरमदेव को तेरे सामने ले आऊंगा। इसी बात का बुरा मानकर जालोर पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण के 3-4 कारण मिलते हैं, वो देखो क्या। कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनग्राही बात में लिखा गया है कि दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसकी सेना गुजरात जा रही थी, इसका बुरा मान के कर दिया। फरिश्ता लिखता है कि दोनों के बीच में संधि हो गई, ललकार के आ गया। मोहनत नैन से बताता है फिरोजा व वीरमदेव के प्रेम संबंध को। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जालोर के शासक कानड़देव की बढ़ती हुई ख्याति से अलाउद्दीन खिलजी परेशान था और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया जालोर पर। अब जालोर पर आक्रमण किया तो क्या घटना घटी वो देखो, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि अब आक्रमण करने आएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो आक्रमण का थोड़ा बड़ा मैटर है, वो देखो क्या है। ये लो साहब और यहां बसाती मैं पढ़ने दिल्ली। गजब, क्या लग रहे हो? दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो जालोर दुर्ग, हसन निजामी लिखता है कि आज तक इस दुर्ग का दरवाजा किसी ने नहीं खोल पाया। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका दरवाजा किसी ने नहीं खोल पाया कौन सा है? जालोर।
जालोर के रास्ते में आप जाओगे तो एक दुर्ग बना है जिसे बोलते हैं सिवाना दुर्ग। मतलब इसके रास्ते में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सिवाना दुर्ग। ये है अपना जालोर दुर्ग। अब देखो, जालोर दुर्ग के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, एक ही रास्ता खोल दिया गया, बीच में एक दुर्ग बना दिया गया, सिवाना दुर्ग। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि एक दुर्ग और उसके सभी रास्ते बंद और बीच में रास्ता बना दिया जाए, उसे उस दुर्ग की बोलते हैं कुंजी। राजस्थान में ऐसे दो ही उदाहरण हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाहिन दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। तो देखो क्या अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आएगा तो सबसे पहले आक्रमण करने आएगा वो कौन से दुर्ग पर? सिवाना दुर्ग पर, क्योंकि डायरेक्टली वो कौन से दुर्ग में नहीं पहुंच सकता? जालोर में। देखो, अलाउद्दीन खिलजी आपको एक सेनापति कमालपुर, जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी सबसे पहले कौन से दुर्ग पर? सिवाना दुर्ग पर। बात थी 1308 की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने आई। उस समय सिवाना दुर्ग का जो शासक था ना, तो इधर जालोर दुर्ग में तो बैठा हुआ था कानड़ देव, और इधर बैठा हुआ था कानड़ देव का भतीजा जिसे बोलते हैं शीतल देव। इधर बैठा हुआ है शीतल देव, इधर बैठा हुआ है कानड़ देव। तो कानड़ देव के करो आपका भतीजा शीतल देव बैठा दियो सिवाना में, और ऊपर से आक्रमण करने आ गया कमालुद्दीन गुर्ग। बताते हैं कि कमालुद्दीन गुर्ग ने अपना जो सिवाना दुर्ग था इसके आकर के घेरा लगा दिया। अंदर था शीतल देव। लंबी घेराबंदी के बाद भी है ना कमालुद्दीन गुर्ग इसे नहीं जीत पाया ना। तो इस शीतल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बावला। बताते हैं कि बावला नाम था, इसके काम भी बावड़े थे, और इसने बताते हैं कि सिवाना दुर्ग में कोई तालाब वाला था पेयजल आपूर्ति का, उसमें गोरक्त मिला दिया। कई किताबें बताती हैं कि इसने दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए, और इसने शीतल देव के साथ विश्वासघात कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1308 में सिवाना दुर्ग में प्रवेश कर गई, जहां शीतल देव के नेतृत्व में धारण किया गया केसरिया, और इस शीतल देव की पत्नी थी जिसका नाम था मेणादे, और इसी मेणादे के नेतृत्व में किया गया जौहर। केसरिया हो गया, जौहर हो गया, तो दोनों को मिला के क्या हो गया? शाखा। अब देखो, पहला शाखा चित्तौड़ में हुआ, पहला शाखा रणथंभौर के बाद दूसरा हुआ चित्तौड़, और ये तीसरा हो गया कहां? सिवाना में। यहां शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी मेणादे ने जौहर कर लिया, दोनों प्रक्रिया हो गई तो क्या हो गया? शाखा। इसे बोलने लगे राजस्थान का तीसरा शाखा। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया सिवाना पर राज हुआ ना, तो इसने सिवाना दुर्ग का नाम कर दिया था खेराबाद। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण रणथंभौर पर किया, रणथंभौर का नाम कुछ भी नहीं बदला इसने। दूसरा आक्रमण किया इसने चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ को जीता और चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था इसने खिज्जर का बाद। और तीसरा आक्रमण किया इसने सिवाना पर, सिवाना का नाम इसने क्या रख दिया था? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया सिवाना दुर्ग पर, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को क्या सौंप देता है? सिवाना। बताते हैं कि शीतल देव बहुत हष्टपुष्ट आदमी था, इस कानड़ देव का भतीजा ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने है ना इस शीतल देव को देखा, बिल्कुल 6 फीट लंबा, बहुत लंबा चौड़ा आदमी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ना शीतल देव को देख के बोला था कि ऐसे ऐसे भी आदमी होते हैं क्या? ये तो कोई आदमी नहीं है, तो कोई हाथी लगता है। तो शीतल देव के नेतृत्व में क्या धारण किया गया? केसरिया। अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को बिठा देता है जालोर में, और आगे बताते हैं कि मल्लिक नायक को इसका सेनापति था, उसके नेतृत्व में सेना गई, और सेना जाकर के कौन से दुर्ग के घेरा लगा दिया? जालोर दुर्ग के। बताते हैं कि लंबी घेराबंदी के बाद भी है ना अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाई, तो खुद आ गया अलाउद्दीन खिलजी कहां गया? जालोर पर। सिवाना से बुला लिया अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था दहिया
राजपूत भीखा, ये पूछा गया है भाई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दया राजपूत भीखा। अलाउद्दीन खिलजी की करो कि दया राजपूत भीखा ने बुलायो अपने पास में और बुलार बोलियो दया राजपूत भीखा ने कि जय तू दया राजपूत भीखा या राजपूत भीखा तू माने इस जालोर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दे तो मैं जालोर दुर्ग जीत तूने दे दिया, दूसरे दिन तुमके बना दिया राजा। बताते हैं कि दया राजपूत भीखा अलाउद्दीन खिलजी को है ना जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है और दया राजपूत भीखा के बताने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश करने की क्या करती है कोशिश। वो दयो राजपूत भीखो आपके घर आ गए और इनकी पत्नी को नाम मतलब पत्नी का नाम था हीरा दे। तो दयो राजपूत भीखो आपकी पत्नी जार बोलियो हीरा दे ने कि मैं तो आज कांटो काट दियो। बोले के काटो? बोले मैं कोई दिल्ली सुशासक आड़ो बिने जालोर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दियो। ई बात को बेरो हीरा दे ने लागियो। हीरा दे उठाई बेलड़ एक मारी दया राजपूत भीखा गया। बताओ कि दयो राजपूत भीखो मर गो। हीरा दे यहाँ से बगी कानड़ देव के पास ये बताने के लिए कि माराड़ो आज थारो काटो काट गयो। बताते हैं कि हीरा देव उससे पहले कानड़ देव के पास गई। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। जालोर दुर्ग में प्रवेश की ना तो इसी कानड़ देव ने के नेतृत्व में धारण किया गया केसरिया और जय भवानी का नारा बोलकर इसी कानड़ देव की पत्नी थी जिसका नाम था जैतल देव। इस जैतल देव के नेतृत्व में क्या हो गया जोहर। केसरिया हो गया, जोहर हो गया, तो ये फिर क्या हो गया शाखा। गुरुजी कड़ा वियो तो वियो गया 1311 में और इसे बोलने लगे राजस्थान का चौथा शाखा। दोबारा देखो एक बार, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर गई। कानड़ देव के नेतृत्व में धारण किया गया केसरिया और कानड़ देव की पत्नी जैतल देव के नेतृत्व में किया गया जोहर। जोहर हो गया 1311 में तो हो गया शाखा। इसे बोलते हैं राजस्थान का चौथा शाखा। अलाउद्दीन खिलजी के करो जालोर दुर्ग ने जीत लियो और जालोर दुर्ग को नाम रख दियो जलालाबाद। ये पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खेराबाद और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम रखा था जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी की सेना एक दुर्ग में अधिकार कर ली तो कानड़ देव को जो पुत्र तो वीरमदेव, कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। इस जालोर दुर्ग में एक माता का मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं आशापुरा माता। इस आशापुरा माता के मंदिर के सामने ही लड़ रहा था। बताते हैं कि हार की निश्चय हुई, रानियों ने जोहर किया, कानड़ देव भी लड़ता हुआ मारा गया। तो वीरम देव इस आशापुरा माता के मंदिर में गया और अपनी ही कटार से बताते हैं कि अपने क्या कर लेता है हत्या। अपनी कटार से हत्या कर ली। ये बात को वीरो अलाउद्दीन खिलजी ने लागियो कि वीरम देव आपकी हत्या कर ली। तो बतावे कि वीरम देव के नाड़ में कटवाई या वीरम देव का शीश में कटवायो और कटवा सीधो ले दिल्ली में। बताते हैं कि दिल्ली में ले जाके किसको देता है फिरोजा को और फिरोजा बोलिए पापा सिर को तो के करूं तो बाकी तो ऊपर बाकी ने बड़े छोटे हैं सिर भी है। बतावा कि कटा हुआ सिर को फिरोजा को देता अलाउद्दीन खिलजी। फिरोजा इस कटे हुए सिर को दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ले जाती है। हिंदी रीति रिवाज के साथ इसका दाह संस्कार करवाती है और दाह संस्कार करवा करके खुद भी यमुना में दे देती है जान। गुरुजी कितनी सच्चाई है देख लो। फिरोजा यहाँ कर सके कि खुद भी अपने के देते जान। देखो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर राज हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने ना जालोर में एक बनवाई थी मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बनवाई थी मस्जिद। बताते कि इस मस्जिद पर है ना इसने तोप रखवा दी थी, इसीलिए इसे बोलते हैं तोप मस्जिद। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनवाई जिसे बोलते हैं तोप मस्जिद। तो ये था जालोर का इतिहास। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.